दोस्तों, दो जानकारियां आज आपको देना चाहता हूं। पहली तो ये कि शास्त्रों के अनुसार 8 लोग इस दुनिया में अजर अमर हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय। और दूसरी जानकारी ये कि आप अमर नहीं हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, आप अमर नहीं हैं। इस दुनिया की आबादी अभी कोई 800 करोड़ है। अगले 70-80 साल में इनमें से कोई नहीं रहेगा, सबकी मृत्यु निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इंश्योरेंस की, जो कि एक बहुत बोरिंग टॉपिक है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। महाभारत में एक किस्सा है जहां यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, हैरान करने वाली बात क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हर रोज हमारी आंखों के सामने न जाने कितने लोग मृत्यु के मुख में समा जाते हैं, फिर भी हम में से बचे हुए लोग यही कामना करते हैं कि हम अमर रहें। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दोस्तों, अगर ध्यान से सोचें तो यह आश्चर्य अब भी बना हुआ है। मोटे तौर पर सबको पता है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी लोग यह नहीं समझते कि मौत घात लगाए बैठी है, कभी भी आ सकती है। दोस्तों, आप इस दुनिया में सबसे भाग सकते हैं, मौत से नहीं। कुछ दिन पहले की ही खबर देख लीजिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसयूवी की स्कूल बस से दर्दनाक टक्कर हुई। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 2 अस्पताल में। कौन जानता था कि घर से निकले लोग घर वापस ही नहीं लौटेंगे। और जब मौत आनी होती है ना साथियों, तो लोग पनडुब्बी तक किराए पर लेकर समुद्र के कई मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने तक चले जाते हैं। बीते दिनों टाइटन नाम के एक पनडुब्बी दुनिया के कुछ अरबपतियों सहित लापता हो गई। लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद यह जानकारी सामने आई कि पनडुब्बी में बैठे पायलट सहित 5 अरबपतियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पनडुब्बी करोड़ों रुपए वसूल कर सालों पहले अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अरबपतियों को समुद्र के हजारों फीट गहराई तक लेकर जाती ही रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अंतर बस यह था कि पनडुब्बी अपनी यात्रा समाप्त कर समुद्र से बाहर ना आ सकी। इसमें पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी के सीईओ की भी मौत हो गई। ऐसी दुखद ट्रेजेडी हम रोज खबरों में देखते रहते हैं। कभी रोड एक्सीडेंट, कभी हिमाचल और उत्तराखंड में फ्लड से लोगों के मरने की खबरें, बालासोर में रीसेंट ट्रेन हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। न जाने उनका बीमा होगा कि नहीं, न जाने उनमें से कितने लोगों पर कर्ज होगा जो शायद उनके परिवारों को चुकाना होगा। उनके जाने के बाद परिवार जिएगा कैसे। अर्थक्वेक, फायर एक्सीडेंट्स, आजकल छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना, कोरोना जैसी महामारी और न जाने क्या क्या हमने अपनी आंखों से देखा। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और इसलिए हम इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं समझते, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते। आज करीब करीब सभी लोगों ने कोई ना कोई कर्ज जरूर ले रखा है। कर्ज पर बनाया मेरा ये वीडियो आप जरूर देखना। कुछ ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो एक कर्ज किसको चुकाना होगा? जी हां, आपके घर वालों को ही। और क्या आप चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपका लोन घर वाले रोते रोते चुकाएं? नहीं ना। तो इतना इंश्योरेंस क्लेम तो जरूर मिलना चाहिए कि लोन भी उतर जाए और घर वाले अपना ध्यान भी ठीक से रख सके। दोस्तों, जाना तो सभी ने है, लेकिन बस इतना सा सोचना है कि हमारे बाद हमारे परिवार को कभी भी पैसे की दिक्कत किल्लत ना हो। हमारे जाने का दुख तो उन्हें होगा ही, लेकिन कम से कम पैसे की दिक्कत तो ना झेलनी पड़े। हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनका फ्यूचर तो अनसर्टेन ना हो। बूढ़े माँ बाप को तो जिंदगी गुजारने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, छोटी लालच अक्सर बड़ा नुकसान कर देती है। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूं। व्हीकल इंश्योरेंस सभी के पास है क्योंकि वो कंपलसरी है, पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं। अरे भाई, कार और बाइक की कितनी चिंता है तुम्हें कि अगर ठुक जाए तो इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि क्लेम मिल सके और पैसा जेब से ना लगे। तो क्या आप अजर अमर हो? कभी ठुकोगे नहीं, मरोगे नहीं? अमर हम हैं, तुम नहीं। लोग कहते हैं कि सोनू जी शुभ शुभ बोलो, मौत की बात ना करो, नेगेटिविटी ना फैलाओ। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ज्यादा नेगेटिव है, इस सच को एक्सेप्ट करना नेगेटिव है या इस सच से मुंह फेरना और अपने परिवार को एक अनसर्टन फ्यूचर में धकेल देना। सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में पता चला कि 2021 में हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 3.2%। इसका मतलब 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास इंश्योरेंस थी। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का डेटा रिलीज हुआ अप्रैल 2017 में। क्या मालूम चला? मात्र 27% भारतीयों के पास हेल्थ कवर था।
जो कि आज की डेट में शायद खाना खाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। यानी आज भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। भारत के मुकाबले बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां A to Z यानी सभी नागरिकों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, जापान, इजराइल। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे इंश्योरेंस। रोटी, कपड़ा और मकान जितना जरूरी है, इंश्योरेंस करवाना भी उतना ही जरूरी है। जिसको ये बात समझ में आ गई, उसका फ्यूचर रिस्क फ्री हो जाएगा। और दोस्तों, इंश्योरेंस का कंसेप्ट आज का नहीं, सदियों पुराना है। 100 BC में रोम का एक मिलिट्री लीडर था कायोस मारियस। उसने अपने ट्रूप्स में एक ब्यूरियल क्लब बनाया। यानी अगर किसी क्लब मेंबर की अचानक से कहीं मृत्यु हो जाती है तो बाकी लोग उसके फ्यूनरल का खर्चा देंगे। उस समय रोम में माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद सही से दफनाया नहीं जाता तो वह एक परेशान होकर भूत बनकर भटकता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हर एक मरे हुए व्यक्ति को सही से दफनाया जाए। बाद में यह क्लब इवॉल्व हुआ और मरने वालों के परिवार वालों को कुछ स्टाइफंड भी दिया जाने लगा। हमारे देश में इंश्योरेंस की शुरुआत करीबन 200 साल पहले हुई। साल 1818 में पहली इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता में एस्टेब्लिश हुई। नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि यह कंपनी 1834 तक फेल हो गई, लेकिन मद्रास इक्विटेबल और बॉम्बे म्यूचुअल जैसी कंपनियों ने कमान संभाल ली। उस समय फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसेज की ज्यादा ही डोमिनेंस रही, जैसे कि अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस और रॉयल इंश्योरेंस। ये दोनों उस दौर की दो बड़ी कंपनीज थी। 1950 में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फैल रही थी। लाइफ इंश्योरेंस जैसे सेंसिटिव सेक्टर में करप्शन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज बन गया। लिटरेसी रेट भी उस समय बहुत कम था, लोग कम पढ़े लिखे थे। इसके चलते सरकार ने 1956 में एक ऑर्डिनेंस पास किया और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर बन गई अपनी सरकारी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1990 में सरकार ने लिबरलाइजेशन का रूट लिया और एंट्री हुई प्राइवेट प्लेयर्स की, जिसके बाद इस सेक्टर में मानो रेवोल्यूशन ही आ गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 4 में से हर व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और कोविड के बाद 25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसलिए भी इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो कई एजेंट तो सिर्फ आपको काटने के लिए ही बैठे हैं। आज इंश्योरेंस में मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कभी कभी प्रोडक्ट आपको वो नहीं बेचा जाता जिसकी नीड आपको है, बल्कि वो बेच दिया जाता है जिसके अंदर एजेंट को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। 1-2 प्रीमियम पे करने के बाद जब अपना ही पैसा आधा दिखना शुरू हो जाता है तो लोग प्रीमियम देना ही बंद कर देते हैं। 2008 में तो बेहद डरावना था। टोटल 2 करोड़ पॉलिसी बिकी, जिसमें 1.5 करोड़ पॉलिसी कैंसिल हो गई। यानी 75% कस्टमर्स अपना पैसा लगाकर गंवा देते थे, ओनली ड्यू टू मिस सेलिंग ऑफ द पॉलिसीज। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ होते हैं, वो तो सिर्फ भरोसा करते हैं अपने एजेंट्स पर और कुछ एजेंट्स उन्हीं के भरोसे का नाजायज फायदा उठाते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको उनके ही किसी गरीबी एजेंट ने कुछ चिपका दिया होगा। अगर आपके साथ इंश्योरेंस सेलिंग के नाम पर कोई फ्रॉड या कोई मिस सेलिंग हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इंश्योरेंस लेने से पहले बी क्लियर कि आपको इंश्योरेंस लेना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। आई रिपीट, इंश्योरेंस लेने से पहले क्लियर हो जाएं अपने दिमाग में कि आपको इंश्योरेंस लेना है एक्चुअली या इन्वेस्टमेंट करनी है। अधिकतर लोग इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट समझकर कर लेते हैं। इंश्योरेंस होती है आपका फ्यूचर रिस्क फ्री करने के लिए और इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट कमाने के लिए। दोनों में बुनियादी भेद है। तो जब भी पैसा लगाएं बेहद सोच समझकर लगाएं, किसी के सिर्फ समझाने भर से अंधे कुएं में ना कूदें। याद करें, आप घड़ा भी लेते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं, कहीं छेद ना हो। ऐसे ही अपने खून पसीने की कमाई किसी के कहने से कहीं भी लगा देना ठीक नहीं है। विश्वास तो करें, अंधविश्वास ना करें। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज के दौर में, खास तौर पर कोविड के बाद, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। इस वीडियो में इसको आज डिटेल से समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट होता है और हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में मेनली 5 चीजें प्रोटेक्ट होती हैं। नंबर 1, हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। नंबर 3, मेडिकल बिल्स। नंबर 4, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 5, डे केयर प्रोसीजर्स। हेल्थ इंश्योरेंस करवाते वक्त 3 चीजें चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, क्या क्या पॉलिसी में है और क्या क्या नहीं है, क्योंकि पॉलिसी में सब कुछ इंक्लूड नहीं होता। दूसरा, रूम रेंट कैपिंग और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड। आइए इन सबको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस करवाते वक्त कोई फ्रॉड करने की कभी भी ना सोचिए। कोई भी बीमारी अगर पहले से है तो कृपया करके उसके बारे में अपने एजेंट को जरूर बताएं। इवन अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो उसकी जानकारी देना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो बाद में क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कोई खेला ना कर दे, क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं कि एक हॉस्पिटल का बिल अचानक से आपको गरीब बना सकता है। ऐसा ना हो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी आपको क्लेम मिलने में समस्या हो। बहुत लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं और हॉस्पिटल के काउंटर पर लड़ाई झगड़े आम देखे जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग वाला क्लॉज तो नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप अस्पताल में एक पर्टिकुलर लिमिट वाला ही रूम ले सकते हैं, उससे ज्यादा रेंट वाला रूम नहीं ले सकते। ये सब आपकी पॉलिसी में मेंशन होता है। ऐसे ही कैपिंग आईसीयू पर भी हो सकती है, जैसे कि मैक्सिमम एश्योर्ड अमाउंट का 2%, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलेगा या डबल ऑक्यूपेंसी वाला। और हमेशा ध्यान दें कि रूम कैटेगरी के हिसाब से ही डॉक्टर साहब के विजिटिंग चार्ज होते हैं। जी हाँ, मतलब डॉक्टर साहब आपको जनरल वार्ड में देखने आएंगे तो विजिटिंग फीस होगी 500 रुपए पर विजिट। सेमी प्राइवेट वार्ड में वही डॉक्टर साहब आएंगे तो 1000 रुपया लेंगे। प्राइवेट वार्ड में वही डॉक्टर साहब देखेंगे तो हो सकता है 1500 रुपए ले लें। और अगर आप थोड़ा पैसे वाले हैं और आपने हॉस्पिटल में स्वीट रूम लिया है तो वही डॉक्टर साहब की विजिट 2500 रुपया भी हो सकती है। ये सब पहले से ही जान लेना बहुत ठीक है। मालूम चले आपने कहा अपन के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अपन स्वीट रूम में रुकेगा और बाद में डिस्चार्ज के वक्त बिल देकर हार्ट अटैक आ गया। ध्यान दें कि इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कैपिंग है जिसके ऊपर आपको डिस्बर्समेंट नहीं होगा, इसलिए पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। किसी भी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये क्या बला है मैं बताता हूं। अपने मैक्सिमम अश्योर्ड अमाउंट को पानी से भरा घड़ा मानिए। एक बार आप बीमार पड़ गए, आधे से ज्यादा घड़ा खाली हो गया। अब जब आप कुछ महीनों के बाद दोबारा बीमार पड़ते हैं तो क्या आपके लिए बचा हुआ पानी है या वो घड़ा फिर से भर चुका है? आपका मैक्सिमम एश्योर्ड अमाउंट है मान लीजिए 4 लाख। बीमार पड़े 3 लाख रुपए लग गए, 5 महीने बाद फिर से बीमार पड़ गए तो अब केवल 1 लाख का ही इलाज मिल सकता है या फिर से आप 4 लाख के लिए एलिजिबल हैं? या आपको अपने पॉलिसी एडवाइजर के साथ क्लियर करना ही होगा। एक और फैक्टर है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कुछ खर्च हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को ओपीडी में कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट बता ही देंगे, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, यूरिन, सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई। इनकी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर साहब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने का एडवाइस दे सकते हैं। तो इस कंसल्टेशन और टेस्ट में जो खर्चा हुआ इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यह भी आपकी पॉलिसी में कवर है कि नहीं, यह भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसी तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी खर्चे होते हैं, दवाई पर, फॉलोअप ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर कंसल्टेशन, फिर से कोई टेस्ट, फिजियोथेरेपी। इसको बोलते हैं पोस्ट डिस्चार्ज रिकवरी एक्सपेंडिचर। ये अच्छे से जांच लेना बहुत जरूरी है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं या नहीं। अब कुछ टैलेंटेड लोग भी होते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति करने की सोचे कि जैसे उसे पता चला कि मुझे कैंसर है उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया और 10 दिन बाद इलाज के लिए पहुंच गया। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस के समय आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, आपकी लाइफस्टाइल, चॉइस, सब कुछ देखा जाता है और इन बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड ही होता है। ये अच्छे से देख लें कि वह वेटिंग पीरियड कितना है। मेरी एक बात मान लें, अपने बारे में कोई जानकारी ना छुपाएं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में मेनली 7 तरह की पॉलिसीज आती हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स, यूनिट लिंक, चाइल्ड प्लान्स, पेंशन प्लान। और मुझे जाते जाते ये समझ लेते हैं विच आर द फैक्टर्स डिफाइनिंग योर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, आपको लाइफ कवर कितना मिलेगा, मेनली 7 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी ले रहा है उसकी उम्र क्या है। दूसरा, हेल्थ कंडीशन, बोथ करंट एंड हिस्ट्री, मतलब पॉलिसी होल्डर की अभी की हेल्थ हिस्ट्री और पुरानी हेल्थ हिस्ट्री क्या है। तीसरा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो करता क्या है। चौथा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। पांचवा, किस तरह की पॉलिसी लेना चाहता है। छठा, इस व्यक्ति की क्लेम हिस्ट्री क्या है, यह भी चेक किया जाता है। और सातवां, लोकेशन, मतलब रहने का स्थान, वो रहता कहां है। दोस्तों, पॉलिसी लेते वक्त ये 7 के 7 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
साथियों, आखिरी में जाते जाते मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं। जिन भी लोगों ने अपने लिए कोई भी पॉलिसी लिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी पॉलिसीज की डिटेल अपने परिवार से जरूर शेयर करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पॉलिसी तो करवा लेते हैं, उनके घर वालों को पता ही नहीं है कि आपने किस किस तरह की कितनी कितनी पॉलिसी करा रखी है, किस किस से करा रखी है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो घर वाले किससे क्या बात करें। पूरी एक डिटेल अपने घर में किसी 2-3 लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, ताकि खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए तो पॉलिसी क्लेम लेने में किसी को दिक्कत ना हो और आपके घर वालों को पता हो कि आपके पास कितनी तरह की पॉलिसी है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपकी इंश्योरेंस लाइफ में कुछ हेल्प करेगा। इंश्योरेंस जरूर कराइए। अगले किसी